कोविड की तीसरी लहर के दौरान पाबंदियों में रहे दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली में लगाई गई कई पाबंदियों को हटा दिया गया है। हालांकि नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, जो कि रात 11 बजे से शुरू हुआ करेगा। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और जिम सब खोल दिए गए हैं। सोमवार से सामान्य दिनों की तरह ही इनका संचालन किया जाने लगेगा। कोविड की पाबंदियों को अब बाय बाय करने का टाइम आ गया है। दिल्ली सरकार के फैसले से अब दिल्ली वाले राहत की सांस ले रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, जिम, स्पा, ऑफिस सब सामान्य दिनों की तरह खोलने का ऐलान हो गया है। पिछले 2 सालों से बच्चों की पढ़ाई माँ बाप और स्कूल के लिए एक चुनौती बनी हुई थी। अब दिल्ली सरकार ने स्कूल खोले जाने का भी ऐलान कर दिया है। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 7 तारीख से स्कूल जाना होगा। वहीं नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों की हाइब्रिड क्लास चलाई जाएंगी, जिसमें बच्चे ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास ले सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि स्कूल खुल जाएंगे, 7 तारीख से स्कूल खुलने शुरू हो जाएंगे। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 7 से खुल जाएंगे और नर्सरी से 8वीं के स्कूल 14 फरवरी से खुल जाएंगे। स्कूल में अभी हाइब्रिड क्लासेस ही रहेंगी, ऑनलाइन क्लास भी चलेगी और ऑफलाइन भी चलेगी। लेकिन कॉलेजेस मंडे से खुल जाएंगे और फिर अब उनको ऑफलाइन क्लासेस डिस्करेज करने के लिए कहा जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस वो केवल ऑफलाइन क्लासेस करें। स्कूल खुलने के ऐलान के बाद बच्चों के माँ बाप खुश हैं। हालांकि नियमों के मुताबिक पूरी तरह से वैक्सीनेटेड टीचर ही ऑफलाइन क्लास ले सकेंगे। बहुत ही अच्छा डिसीजन है, मैं बोलूंगी। जो बच्चे 2 साल से घर पे बैठे बैठे क्लासेस कर रहे थे, उन्हें आधी चीजें समझ में आती थी, आधी चीजें समझ में नहीं आती थी, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया है कि वो अपने एग्जाम्स के जस्ट पहले स्कूल्स जाकर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वो बैक जा रहे थे, ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो वाकई में एज ए पेरेंट्स मैं जरूर चाहूंगी, क्योंकि मेरा एक बेटा है 6th क्लास में और एक बेटी है 10th क्लास में। तो जहां तक मैं ऑनलाइन स्टडी को देख रही हूं तो वो तरीके से नहीं कर पा रहे। काफी सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, वो ट्यूशनों पर डिपेंड है। कोरोना के कम होते मामलों के बाद दिल्ली के जिम संचालक भी जिम खोले जाने की अपील कर रहे थे। इसे खोले जाने का ऐलान भी आज किया गया। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए आखिरकार लंबे वक्त से बंद पड़े हुए जिम और फिटनेस सेंटर्स को एक बार फिर से दिल्ली में खोलने की इजाजत जो है वो डीडीएमए की तरफ से मिल गई है। 28 दिसंबर के आसपास जो है वो पूरी तरीके से जिम्स को बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से डीडीएमए की जो बैठक हुई है उसमें ये फैसला लिया गया कि जिम्स को खोला जाए। लगभग 5 लाख परिवार जो है उनके बारे में सोचा, जो जिम के ऊपर डिपेंडेंट है। और अब हमारी सरकार से बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जिम्स को येलो जोन में ना रखें, जिम्स को आप आगे मूव करिए ताकि जिम्स को बंद ना किया जाए, क्योंकि वैसे ही बहुत ज्यादा जिम पे पहले भी इम्पैक्ट आ चुका है। दिल्ली सरकार ने डीडीएमए की सलाह पर ही कोविड पाबंदियों में ढील देने का कदम उठाया है। हालांकि नाइट कर्फ्यू हटाने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। फिर भी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू 11 बजे से लगेगा और रेस्टोरेंट भी अब 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। दिल्ली से सुशांत मेहरा, आज तक। पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान होने में सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं और नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। एक इंटरव्यू में चरणजीत सिंह चन्नी ने सिद्धू को राजनीति में सक्रिय करने का दावा किया, तो आज तक से बातचीत में सिद्धू ने खुलकर कहा कि चन्नी सिर्फ ट्रेलर चला सकते हैं, पूरी फिल्म नहीं। लोगों च विश्वास कौन जगाएगा? ये विश्वास कौन दवाएगा कि माफिया नूं वाकई मारिया जा सकता है? कांग्रेस नूं दुनिया च कोई नहीं हरा सकता, कांग्रेस खुद नूं हरा सकती। 2 दिन बाद कांग्रेस पंजाब में अपने सीएम कैंडिडेट के नाम का ऐलान करने वाली है, लेकिन उससे पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू ने बागी तेवर अपना लिए हैं। वो खुलकर कहते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी सिर्फ फिल्म का ट्रेलर चला सकते हैं, पूरी फिल्म नहीं। वो तो ट्रेलर चला सकता सी, उन्हें ट्रेलर चलाया। देखो फिल्म किने चलानी है वो हाईकमांड तय करेगा ना। नवजोत सिंह सिद्धू का यह आक्रोश यही नहीं रुका। उन्होंने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चरणजीत सिंह चन्नी की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा करने का दाव चला। सवाल यह है कि ਜਿਹੜਾ पंजाब मॉडल है वो ये नहीं कहता कि स्टेट का खजाना खाली है, भरना किवें? तो कोई माफिया उन्होंने नहीं भर सकता, ਜਿਹੜਾ माफिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਆ ਉਹ नहीं भर सकता। ठीक है, कोई शराब बेचण वाला, कोई रेता चोर, कोई केबल चलाउण वाला, ठीक है कि नहीं, और कोई ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ और 75-25 वाला वो नहीं सुधार सकेगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी की गिरफ्तारी के बाद दिया। चन्नी के भतीजे को ईडी ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध रेत खनन के मामले में गिरफ्तार किया।
जिसके बाद सिद्धू खुलकर कहते फिर रहे हैं कि पंजाब का मुख्यमंत्री ईमानदार ही होना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने चन्नी के भतीजे की गिरफ्तारी के सवाल पर भी चुप्पी साध ली। अब तो बड़ा अहम सवाल है, लागू कौन करू, एजेंडा लागू कौन करू। एजेंडा लागू वही करू जिहदे पल्ले किरदार हो, जिहदे ते लोग भरोसा करते होण, क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं। एक मिनट यार, ये लोग तय करनगे, लोग बदलाव चाहते। सिद्धू का कहना है कि जनता को ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तय करना चाहिए। इस तरह वो इशारों में आला कमान को सीधे सीधे चुनौती देते हैं। यहाँ तक कह चुके हैं कि पार्टी हाईकमान एक कमजोर मुख्यमंत्री को पंजाब की कुर्सी पर बैठाना चाहती है ताकि वो उसे अपनी धुन पर न जा सके। जिथे तक मेरा सवाल है, ये मैं नहीं तय करना मित्रा, ये तय नहीं तय करना। लोग किन्हों ईमानदार मानते हैं इस वक्त। कांग्रेस के लिए पंजाब गले की हड्डी बना हुआ है। पार्टी रविवार को पंजाब अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान करने वाली है। पार्टी के आंतरिक सर्वे में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों चन्नी ही सबसे आगे बताए जा रहे हैं। इसी वजह से सिद्धू अपने बयान और समर्थकों के जरिए सीएम फेस के लिए कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बनाते दिख रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर कमान नहीं मिली तो वो या उनकी पत्नी में से कोई एक सियासत छोड़ देगा। चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस ने 20 फरवरी को होने वाले पंजाब चुनाव के लिए 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनावी मैदान में उतारा है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो पार्टी का सीएम चेहरा बन सकते हैं, क्योंकि एक सीट पर हारने की स्थिति में उन्हें दूसरी सीट से बैकअप दिया गया है। लिहाजा अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सिद्धू चन्नी से मुकाबला हार चुके हैं और यही सिद्धू के भड़कने की सबसे बड़ी वजह है। जे बंदे ने ईमानदार की कदर ना की तो किसी ईमानदार ने हिम्मत नहीं करनी फिर अगे आउण दी। इससे पहले वो आला कमान पर दबाव बनाकर कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से हटवा चुके हैं। इसके बाद पंजाब कांग्रेस की कमान हाथ में लेने के लिए उन्होंने कांग्रेस आला कमान को नाक और चने चबा दी, लेकिन चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर हाईकमान ने खेल कर दिया। मगर सिद्धू ने हार नहीं मानी और उन्होंने राहुल गांधी के पंजाब दौरे में सीएम कैंडिडेट के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, जिसके बाद राहुल को भी ऐलान करना पड़ा कि कांग्रेस जल्द ही सीएम उम्मीदवार का ऐलान करेगी। ये जरूर है कि पंजाब के लोग जानना चाहेंगे कि भाई कौन एजेंडा देगा, किसको जिम्मेवारी मिलेगी। इट इज ऑलवेज देयर, या तो किसी फेस पे इलेक्शन लड़ा जाता है या एजेंडे पे लड़ा जाता है, तो ये पार्टी हाईकमान तय करेगी। एक ही व्यक्ति लीड करेगा और दोनों ने मुझे कहा जो भी लीड करेगा कसम खा के दूसरा व्यक्ति अपना पूरा दम, अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद करने में लगा देगा। राहुल गांधी ने दावा किया था कि जो भी नेता सीएम कैंडिडेट नहीं बनेगा वो पार्टी को जिताने में पूरी ताकत झोंक देगा, लेकिन जिस तरह से सिद्धू और चन्नी में जुबानी जंग चल रही है उसे देखते हुए पंजाब में कांग्रेस की राह इतनी आसान नहीं दिखती। अमृतसर से अर्शदीप कौर के साथ आज तक ब्यूरो। असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के बाद एक बार फिर से वो प्रचार अभियान में उतरने वाले हैं। आज 3 रैलियां हैं असदुद्दीन ओवैसी की, लेकिन आपको हम बता दें कि उनके ऊपर जिस तरह से फायरिंग हुई थी, दोनों आरोपियों को हालांकि पकड़ लिया गया था। उसके बाद उन्होंने संसद में भी आवाज उठाई थी, खुद स्पीकर से जाकर उन्होंने मुलाकात की थी और गृह मंत्री से अब उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी की मांग की है। हालांकि उन्हें इस घटना के बाद जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, जिसे उन्होंने वापस कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए, ना कि जेड कैटेगरी की सुरक्षा। और उन्होंने कहा कि हमले से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी के मद्देनजर आज लोनी, छपरौली और गढ़मुक्तेश्वर में आज प्रचार करने वाले हैं ओवैसी। तो एआईएमआईएम के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ। 2 हमलावरों ने ओवैसी की गाड़ी पर 3 गोलियां चलाई। उन दोनों हमलावरों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चुनावी माहौल में हुए इस हमले के आपराधिक पहलू की जांच पुलिस कर रही है और इस हमले के राजनीतिक फायदे नुकसान की बात पार्टियों के नेता कर रहे हैं। यूपी चुनाव में अभी तक सिर्फ बयानों की बमबाजी हो रही थी, गर्मी मिटाने और तमंचावादियों की बात हो रही थी। मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी। मुझे बोलने दीजिए सर, हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं। अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर। असदुद्दीन ओवैसी जब गाजियाबाद के छजारसी टोल प्लाजा पर थे तो 2 युवकों ने उन पर ताबड़तोड़ 3 गोलियां चलाई। सीसीटीवी फुटेज में दोनों हमलावर दिखे। पहले ने लाल रंग की हुडी पहनकर दौड़ते हुए फायरिंग की और जब ओवैसी के काफिले की एक गाड़ी हमलावर को डराने के लिए उसकी ओर दौड़ी तो वो गिर पड़ा।
हालांकि उसका सफेद जैकेट वाला साथी हमलावर फायरिंग करता रहा। वो रेड कलर के आदमी पर उसके गाड़ी से टायर उसको चल गया पैर पर, तो व्हाइट कलर का जो उसने दोबारा फायरिंग की दोनों फॉर्च्यूनर पर। और उनके पास जो थी वो एक कंट्री मेड नहीं था होगा, जो साउंड आवाज आ रही थी, क्योंकि मेरे पास भी लाइसेंस वेपन हैदराबाद, हाँ, बड़ी साउंड थी। यकीनन वो 9mm का पिस्टल होगा। खैर ये तो फॉरेंसिक और पुलिस के लोग बताएंगे, मगर इन लोगों, इस तरह के लोगों को खुली छूट दी गई है पूरे भारत में। ओवैसी की गाड़ी पर गोलियों के निशान देखिए। ये रही वो बंदूक जिससे फायर किया गया। ये एक 9mm पिस्टल है जो ज्यादातर सुरक्षा बल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका निशाना अचूक होता है। यानी इस हमले का मकसद साफ था, ओवैसी का खात्मा। मीडिया के लोगों ने मुझसे सवाल किया था 2 दिन पहले कि प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ, वहां पर जितने बड़े बड़े महाशय आए थे, उन सब ने अपनी जबान से मेरे बारे में अनाप शनाप बका, मेरी जान लेने की धमकी दी। ये ऑन रिकॉर्ड वीडियोस हैं जो सरकार के पास है। आज से थोड़े दिन पहले गाजियाबाद में कोई एक सेना के शख्स ने कहा कि ओवैसी गर्दन मार दो, मेरे घर पर हमला हुआ। तो ये सरकार का काम है कि ऐसे ताकतों को जो संविधान से नफरत करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ को भारत की बर्बाद करना चाहते हैं, और इलेक्शन कैंपेन के दौरान में इस तरह की हरकत करना, गोलियां चलाना, ये तो देश को इसको नोटिस करना चाहिए, और उम्मीद करता हूं कि देश इसको देख रहा है। ओवैसी पर हमला करने वाले दोनों युवक सचिन और शुभम यूपी के ही रहने वाले हैं। सचिन नोएडा के बादलपुर का रहने वाला है। कहा जा रहा है कि उसने लॉ की पढ़ाई की और उस पर पहले से 307 यानी हत्या की कोशिश का एक मामला दर्ज है। दूसरे आरोपी का नाम शुभम है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो सहारनपुर का रहने वाला है, लेकिन क्या करता है इसकी कोई जानकारी नहीं। दोनों हमलावरों पर धारा 307 के तहत ही अब मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल सचिन और शुभम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ पर इन्होंने बताया है कि सांसद जी के एक धर्म विशेष के प्रति जो इनके स्टेटमेंट्स आते हैं, तथा माननीय अयोध्या जी के प्रति कुछ स्टेटमेंट्स 2013-14 में इनके द्वारा दिए गए थे, उससे ये आहत थे। उसके कारण ही इन्होंने ये घटना कारित की है। पुलिस ने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए इनके पास से अवैध असलाह भी बरामद किया है, तथा ये जिस गाड़ी से आए थे, अल्टो गाड़ी, उसकी भी बरामदगी कर ली गई है। और इसके लिए जो विशेष टीम लगाई गई है वो सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहा है। पुलिस की पूछताछ में अभी तक सामने आया है कि सचिन और शुभम ओवैसी भाइयों के भड़काऊ भाषणों की वजह से गुस्से में थे। सचिन की सोशल मीडिया की कुछ तस्वीरें बताती हैं कि वो कट्टर सोच वाला व्यक्ति है और ओवैसी से काफी नाराज था। अभी तक की पूछताछ के हिसाब से ये जो लड़के हैं, ये सांसद जी के जो एक धर्म विशेष के प्रति जो उनका भाषण इत्यादि देने की शैली है, उससे आहत थे, तथा इसी कारण से ये घटना कारित किया जाना बताया जा रहा है। सांसद जी के प्रतिनिधि के कहने पे समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। ओवैसी एक सांसद हैं, इस नाते उन्होंने इस हमले की जानकारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी दी, लेकिन इस हमले के बाद एक अलग तरह की राजनीति हो रही है। बीजेपी सरकार ने इस हमले की गंभीरता को समझते हुए ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी और घटना की जांच का भरोसा दिलाया, तो वहीं समाजवादी पार्टी की सोच उनसे अलग है। उनके मुताबिक ये हमला राजनीति से प्रेरित भी हो सकता है। जो उचित समझेगा करेगा, माननीय अमित शाह जी ने सुरक्षा दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि हिंदूवादी जो छवि है वो नाराज चल रहे थे, इस वजह जानकारी नहीं, कमेंट नहीं हो। हमला किसी पर भी हो वो दुखद है, लेकिन अगर हमला सोची समझी रणनीति से हो। हमला करने वाले कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। उनकी तस्वीरें किनके साथ हैं? उप मुख्यमंत्री के साथ हैं, केंद्रीय मंत्रियों के साथ हैं। तो ये बीजेपी सरकार ने हमला कराया है जानबूझ करके कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हो जाए। इसकी जांच होनी चाहिए। जांच तो पुलिस करेगी, बाद में निकलेगा, लेकिन जनता ने जांच कर ली है कि ये मिली भगत ए टीम बी टीम का साझा समझौते की फायरिंग है।
इस हमले के पीछे हो रही राजनीति की वजह हिंदू सेना की एंट्री भी है। हिंदू सेना ने हमला करने वाले दोनों युवकों को सम्मानित करने और उनकी तरफ से केस लड़ने की बात कही है। इस बयानबाजी ने इस मामले को हिंदू और मुसलमान के मुद्दे की तरफ मोड़ा है। शिवम और सचिन को हिंदू सेना कानूनी सहायता देगी और हिंदू सेना उन्हें सम्मानित करेगी। ओवैसी पर हुए हमले के बाद हैदराबाद में हंगामा चल रहा है। ओवैसी के समर्थकों में गुस्सा है। हमले के बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दरअसल इस हमले में दो पहलुओं की तलाश की जा रही है। राजनीतिक पहलू की चर्चा तो नेता कर रहे हैं और आपराधिक पहलू की जांच पुलिस। जैसे कल ही ओवैसी ने दावा कर दिया था कि उन पर हमला 9mm पिस्टल से किया गया। हैरानी इस बात की है कि गोली की आवाज सुनकर ही उन्होंने बंदूक का सही मॉडल बता दिया। उनके पास जो थी वो एक कंट्री मेड नहीं था होगा, जो साउंड आवाज आ रही थी, क्योंकि मेरे पास भी लाइसेंस वेपन हैदराबाद बड़ी साउंड थी। यकीनन वो 9mm का पिस्टल होगा। पेंच केवल यही नहीं है। इस हमले के बाद हिंदू सेना के अध्यक्ष ने जो दावा किया वो हैरान करता है। उसके मुताबिक हमला करने वाले आरोपियों का मकसद ओवैसी को केवल डराना था, क्योंकि गोलियां शीशे पर नहीं चलाई गई, दरवाजे पर। यूपी में पहले चरण का चुनाव 10 तारीख को होना है। उसमें 7 दिन बचे हैं। हमला भी पश्चिमी यूपी में हुआ है, जहां पहले चरण में ही वोटिंग होनी है। और यही वजह है कि इस हमले के आपराधिक पहलू के साथ साथ राजनीतिक पहलू भी देखे जा रहे हैं। लखनऊ से संतोष शर्मा, गाजियाबाद से हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, आज। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि इस घटना के बावजूद अजदुद्दीन ओवैसी जो है अपने चुनाव प्रचार को जारी रखेंगे। आज ही की बात अगर करें तो आज ही 3 रैलियां हैं अजदुद्दीन ओवैसी की। आज से फिर चुनावी मैदान में चुनावी प्रचार के लिए उतर जाएंगे अजदुद्दीन ओवैसी। आपको बता दें छपरौली में, गढ़मुक्तेश्वर में उनकी रैली होने वाली है। फायरिंग के बाद पहली बार ओवैसी प्रचार करने वाले हैं। उनका हमले से मुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते, साफ तौर पर अजदुद्दीन ओवैसी ने यह बात कही। लोनी, छपरौली, गढ़मुक्तेश्वर में आज ओवैसी प्रचार करेंगे। और कल अजदुद्दीन ओवैसी ने अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी की मांग की। साथ ही कहा कि उन्हें सुरक्षा नहीं चाहिए। उन्होंने आज तक संवाददाता अशोक सिंघल से खास बातचीत की। ओवैसी साहब, आप कल कैंपेन करने जा रहे हैं यूपी और बिना सुरक्षा के जाएंगे? हाँ, जाएंगे। ये सुरक्षा फराहम करना हमारी ये सरकार की जिम्मेदारी है। हमारा मानना ये है कि भारत के संविधान में राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है और हमारी जान की कीमत पीलू खान, रकबर, अखलाक से बढ़ के नहीं है। आप जब सबको सुरक्षा देंगे तो हम एमपी को सुरक्षा मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी जान की कीमत उन गरीबों से ज्यादा है। और हमने ये कहा है कि ये जो लड़के कल गोली चलाए हैं वो कैसे रेडिकलाइज हो चुके हैं। रेडिकलाइजेशन से भारत की यूनिटी, इंटीग्रिटी खतरा पैदा होता है। और जिन्होंने कल गोली चलाई वो कौन सी किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए? अब्दुल आज़म की, ऐमन अल ज़ोहरी की, या फिर सैयद कुतुब की किताब पढ़कर। रेडिकलाइजेशन एक फैक्ट है जो हम बीजेपी से कह रहे हैं। एनडीए में आप NDA 1 में गलती की, फिर गलती कर रहे हैं। ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, देश को तो नुकसान हो भी रहा है। और UAPA क्यों नहीं लगेगा इसके ऊपर? जब एक तकरीर पर लग सकता है, जब एक फेसबुक पोस्ट पर मैच, क्रिकेट मैच के ऊपर लग सकता है, तो ये तो सिटिंग 4 मरतबा का MP है। दिन दहाड़े गोलियां चलाई गई और सिर्फ 307 पे बात खत्म हो जाएगी। आपका कहना है कि ये लोग सिर्फ 2 ही लोग नहीं, इनके पीछे कौन लोग? यकीनन, क्योंकि ये इतना वेल प्लान तरीके से रेकी की गई है। इनको मालूम था कि उस टोल गेट के पास गाड़ियां रुकेंगी, स्लो हो जाएंगी और 6-7 फीट के फासले से हम अपनी मौत को देख रहे थे। ये और बात है कि अल्लाह ने हमको बचा लिया। मौत तो सबको आएगी, कोई नहीं बचेगा। मगर याद रखिए, अगर आप गोली से किसी की आवाज को दबाएंगे तो वो ना देश के लिए अच्छा है, ना पार्लियामेंटेरियंस के अच्छा है, बल्कि ये रेडिकलाइजेशन अनार की तरफ लेकर